नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल पंकज गुप्ता क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसी परीक्षाओं का एक मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं में निर्णय क्षमता की परख करना है कि युवा विभिन्न समस्याओं में किस तरीके से निर्णय लेंगे, इसकी खोज करना यूपीएससी और यूपीपीसीएस का एक मुख्य उद्देश्य है। और इसी वजह से यूपीएससी और यूपीपीसीएस की दोनों परीक्षाओं में नीति शास्त्र सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। तो दोस्तों, आज से हम लोग अपनी प्रत्येक क्लास में एक केस स्टडी पर इसी तरीके का, जैसा आप लोग यहां देख पा रहे हैं, एक प्रश्न प्रत्येक वीडियो में मैं आपसे पूछूंगा, जिसका उत्तर आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों, सब्जेक्ट की जो हमारी क्लास है वो इसी तरीके से कंटिन्यू चलती रहेगी और इसके साथ साथ इस तरीके के जो निर्णय क्षमता का विकास है वो हम लोग इस तरीके से प्रत्येक वीडियो में प्रश्न को पूछ करके और उसका उत्तर नीचे कमेंट में दे करके हम लोग अपनी निर्णय क्षमता का विकास करेंगे। दोस्तों, ये निर्णय क्षमता एक सतत प्रक्रिया है जिसे आपको कंटिन्यूअस अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा और तब जाकर के आप इस नीति शास्त्र के पेपर को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं प्रश्न क्या है। इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। फाइनल कमेंट में आपको 48 आवर्स के बाद वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। दोस्तों, ये जो गुप्त साम्राज्य था वो उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर के और दक्षिण में दक्कन के क्षेत्र तक विकसित था। इसके अंदर लगभग संपूर्ण उत्तर भारत शामिल था। बिहार, बंगाल, प्रयाग, अफगानिस्तान, यह सारा का सारा क्षेत्र इस गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत शामिल था। दोस्तों, ये जो गुप्त शासक थे, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की तरह प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीयकरण नहीं किया, बल्कि इन्होंने विकेंद्रीयकरण की व्यवस्था का विकास किया और इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों भारत में सामंतवादी व्यवस्था शुरू हुई। ध्यान रखना, भारत के इतिहास में जो सबसे पहली बार सामंतवादी व्यवस्था है वो गुप्त काल में ही आपको दिखाई देती है। तो हम लोग बात कर रहे थे मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य की। तो दोस्तों, इन गुप्त शासकों ने अपने राज्य क्षेत्र में दो प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिनमें सबसे फर्स्ट थी प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था और सेकंड थी सामंतवादी व्यवस्था। दोस्तों, जो प्रयाग और उसके आसपास का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर इन गुप्त शासकों ने प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था स्थापित की, जबकि प्रयाग से जो दूर दराज का क्षेत्र था, दक्कन, बंगाल, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में इन गुप्त शासकों ने सामंतवादी व्यवस्था को स्थापित किया। दोस्तों, एक एक करके हम लोग इन दोनों ही व्यवस्थाओं को पढ़ लेते हैं, दोनों व्यवस्थाएं क्या थी। और दोस्तों, सामंतवादी व्यवस्था आपके यहां बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था क्या थी। तो मैंने भी आपको यह बताया दोस्तों कि ये जो गुप्त शासक थे, इन्होंने अपनी राजधानी प्रयाग और उसके आसपास के क्षेत्र में जो व्यवस्था थी, प्रशासन की जो व्यवस्था थी, वो प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था स्थापित की।
दोस्तों इस व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, प्रयाग और उसके आसपास के क्षेत्रों को कई भागों में विभाजित किया और इन भागों को भुक्ति कहा गया है। यानी प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो गुप्त साम्राज्य था, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को इन्होंने कई छोटे भागों में विभाजित किया, जिनको हम लोग भुक्तियां कहते हैं, भुक्ति कहते हैं। और दोस्तों भुक्ति का जो प्रशासन था वो एक अमात्य की सहायता से चलाया जाता था। भुक्तियां पुनः विषयों में विभाजित थी, जिनको आज आप लोग जिले की संज्ञा दे सकते हैं। और दोस्तों विषय का जो प्रशासन था वो विषयपति नामक अधिकारी की सहायता से चलाया जाता था। यानी सबसे पहले जो राज्य था वो भुक्तियों में और भुक्ति विभाजित थी पुनः विषय में, और विषय का जो प्रशासन था वो विषयपति नाम का एक अधिकारी होता था। उस विषयपति नाम के अधिकारी की सहायता से इस विषय का प्रशासन चलाया जाता था। दोस्तों ये जो विषय था, ये विषय पुनः वीथियों में विभाजित था। और ये वीथियां ग्राम और नगरों में विभाजित थी। एक बार मैं दोबारा से आप लोगों को ध्यान से समझाता हूं, समझना। मैंने आपको यह बताया कि ये जो गुप्त साम्राज्य था, इस गुप्त साम्राज्य में गुप्त शासकों ने दो प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी। एक प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था और दूसरी सामंतवादी शासन व्यवस्था। जो प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था थी वो प्रयाग और उसके आसपास के क्षेत्रों में थी। दोस्तों प्रशासन की दृष्टि से प्रयाग और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे इनको कई भागों में विभाजित किया गया। जैसा मैं आपको यहां समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से कई भागों में इस प्रशासन को विभाजित किया गया और इसको नाम दिया गया भुक्ति। जो प्रत्येक भाग था उसको भुक्ति कहा जाता था और भुक्ति का जो प्रशासन था वो एक अमात्य की सहायता से चलाया जाता था। दोस्तों इन भुक्तियों को पुनः कई भागों में बांटा गया था और जिन्हें हम लोग कहते हैं विषय। और विषय का जो प्रशासन था वो विषयपति नाम का एक अधिकारी होता था। उस विषयपति नाम के एक अधिकारी की सहायता से विषय का प्रशासन चलाया जाता था। दोस्तों विषय पुनः वीथियों में विभाजित थे और वीथी पुनः ग्राम और नगरों में विभाजित थी। तो दोस्तों ग्राम का जो शासन था वो ग्राम श्रेष्ठ की सहायता से चलाया जाता था। लेकिन दोस्तों नगरों में प्रशासन को संभालने में व्यापारियों की श्रेणियां होती थी। उन श्रेणियों की सहायता से नगरों का प्रशासन चलाया जाता था। आप ये चीज केवल गुप्त काल के अंदर देखोगे कि नगर के प्रशासन को चलाने में व्यापारियों की श्रेणियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। दोस्तों मैं यहां लिख देता हूं, पहले उसके बाद डिस्कस करेंगे। जो नगर का प्रशासन था वो व्यापारियों की श्रेणी की सहायता से चलाया जाता था। दोस्तों श्रेणी क्या थी, तो आप मेरी इस बात को समझना। आज आप लोग देखते हैं हर जिले के अंदर एक व्यापार मंडल होता है। वो व्यापार मंडल व्यापारियों की समस्याओं को सरकार के सामने रखता है। तो दोस्तों ऐसे ही गुप्त काल में प्रत्येक नगर के अंदर बड़कों की यानी व्यापारियों की और शिल्पियों की, इन दोनों की अलग अलग श्रेणियां होती थी। ये श्रेणियां नगर के प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। दोस्तों जमीन की कोई भी खरीद फरोख्त इन श्रेणियों से पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जा सकती थी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन में इन श्रेणियों की कितनी बड़ी भूमिका थी और यह भूमिका केवल आपको गुप्त काल के अंदर ही दिखाई देती है।
दोस्तों इस आधार पर कई इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो गुप्त काल था, ये जो गुप्त शासक थे, ये वास्तव में जाति से बनिया थे और इसी वजह से आप गुप्त काल में देखोगे तो इन व्यापारियों की जो श्रेणी है उनकी प्रशासन में एक बड़ी भूमिका थी। दोस्तों शिल्पियों की मैंने अभी आपको बताया अलग भूमिका होती थी, यानी अलग श्रेणी होती थी, और व्यापारियों की अपनी एक अलग श्रेणी होती थी। ये दोनों अलग अलग श्रेणियां अपने अपने सदस्यों को न्याय का कार्य भी करती थी। अगर कोई व्यक्ति जिस श्रेणी से बिलोंग करता है, संबंधित होता है, अगर वो उस श्रेणी के किसी नियम का उल्लंघन करता है तो इन श्रेणियों को, उस व्यक्ति को दंड देने का भी अधिकार गुप्त काल में था। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग देखोगे कि जो प्रयाग और उसके आसपास का जो क्षेत्र था, उस आसपास के क्षेत्र में इन गुप्त शासकों ने प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था स्थापित की। अब हम लोग बात करते हैं सामंतवादी व्यवस्था की कि यह सामंतवादी व्यवस्था क्या थी। तो मैं आपको यह बता दूं दोस्तों, जो प्रयाग के दूर दराज के क्षेत्र थे जहां पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना संभव नहीं था, उन क्षेत्रों में इन गुप्त शासकों ने सामंतवादी व्यवस्था स्थापित की। भारत के इतिहास में पहली बार जो सामंतवादी व्यवस्था है वो इन्हीं गुप्त शासकों के शासनकाल में आपको दिखाई देती है। तो दोस्तों ये सामंतवादी व्यवस्था क्या थी, इसको आप लोग समझ लीजिए। तो जो प्रयाग के दूर दराज के क्षेत्र थे, जैसे मैंने आपको बताया दक्कन, बिहार के बंगाल, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में सामंतवादी व्यवस्था इन गुप्त शासकों ने स्थापित की। इस व्यवस्था में क्या था कि किसी क्षेत्र का एक सामंत नियुक्त किया जाता था, उस क्षेत्र के प्रशासन को देखने का काम करता था। जैसे मान लीजिए मैं ये दक्कन क्षेत्र है और इस दक्कन क्षेत्र पर सामंतवादी व्यवस्था गुप्त शासकों ने स्थापित की। तो इस क्षेत्र पर क्या किया जाता था, एक सामंत की यानी एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी जो इस क्षेत्र का प्रशासन देखने का काम करता था। उसे इस क्षेत्र का सामंत कहा जाता था। दोस्तों उसे इस क्षेत्र से कर वसूलने का अधिकार होता था और इस कर का एक हिस्सा वो अपने केंद्र यानी प्रयाग को भेजता था। यह जो सामंत था इसका पद आनुवांशिक था, यानी इसके मरने के बाद इसके पुत्र को इसकी भूमि पर अधिकार प्राप्त हो जाता था और वो इसी तरीके से व्यवस्था आगे चलती रहती थी। दोस्तों किसी क्षेत्र का सामंत बनने के लिए इन गुप्त शासकों ने 3 महत्वपूर्ण नियम बनाए हुए थे, जिनमें सबसे पहला नियम यह था कि व्यक्ति को समय पर गुप्त शासक के सामने दरबार में उपस्थित होना पड़ता था। यानी नियमित रूप से ये जो सामंत था ये गुप्त शासक के दरबार में उपस्थित होता था। दोस्तों दूसरा, नियमित रूप से इस सामंत को गुप्त शासक को नजराना भी देना पड़ता था। और दोस्तों जो तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण शर्त थी वो थी इस सामंत को यानी जिस व्यक्ति को भूमि पट्टे पर मिलने वाली होती थी उसे अपनी विवाह योग्य पुत्री गुप्त शासक को समर्पित करनी पड़ती थी। दोस्तों एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं, किसी क्षेत्र की पट्टेदारी या सामंत बनने के लिए 3 शर्तों का पूरा करना आवश्यक था। पहला, व्यक्ति को नियमित तौर पर गुप्त शासक के सामने उपस्थित होना पड़ता था। दूसरा, व्यक्ति जो उसका नजराना निर्धारित किया जाए नियमित तौर पर गुप्त शासक को नजराना देगा। और तीसरा, अपनी विवाह योग्य जो पुत्री होगी उसे गुप्त शासक को समर्पित करेगा। और अगर वो तीनों शर्तों को पूरा करता था तब उसको भूमि की पट्टेदारी मिलती थी और वो उस क्षेत्र का सामंत होता था। मैंने आपको बताया सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत ये जो सामंत था इसका पद आनुवांशिक होता था, यानी इसके मरने के बाद इसका पुत्र ही इस क्षेत्र का पट्टेदार होता था। यह व्यवस्था गुप्त शासकों ने प्रयाग के दूर दराज के क्षेत्रों में स्थापित की थी। तो दोस्तों ये प्रशासनिक व्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी।
कि गुप्त शासकों ने किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था भारत में स्थापित की। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे। दोस्तों ये जो गुप्त साम्राज्य था, ये मौर्य साम्राज्य जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी इस गुप्त साम्राज्य ने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत को 319 ईस्वी से लेकर के लगभग 535 ईस्वी तक 200 वर्षों तक एक सूत्र में बांध करके रखा। लेकिन स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद धीरे धीरे यह गुप्त साम्राज्य का पतन होता गया और अंत में जाकर के दोस्तों आप देखेंगे 550 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो यह इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हो गया, इसके कारण क्या थे, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी साम्राज्य के पतन को लेकर के कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होता, कई सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से किसी साम्राज्य का पतन होता है। तो ऐसे ही यह जो गुप्त साम्राज्य था, इस गुप्त साम्राज्य के पतन के पीछे भी कई सारे महत्वपूर्ण कारण उत्तरदायी थे। दोस्तों इनमें सबसे पहला कारण था हूणों का लगातार भारत पर आक्रमण। दोस्तों ये हूण कौन थे, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि मध्य एशिया में गुप्त शासन काल के दौरान एक खानाबदोश बर्बर जाति का जन्म हुआ, जिनको हम लोग हूण कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि स्कंदगुप्त के शासन काल के दौरान हूणों का सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण हुआ और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने इन हूणों को बहुत बुरी तरीके से पराजित भी किया था। लेकिन दोस्तों स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद जो भी गुप्त शासक हुए वो इन हूणों के आक्रमण को रोकने में सफल नहीं हुए। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद लगातार भारत पर इन हूणों का आक्रमण होता रहा और जिसके परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य के पतन के पीछे जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण था वो था हूणों का लगातार भारत पर आक्रमण। दोस्तों दूसरा भी एक महत्वपूर्ण कारण था, वो था सामंतवादी व्यवस्था। मैंने आपको बताया कि भारत के इतिहास में पहली बार जो सामंतवादी व्यवस्था है वो गुप्त काल में ही आपको दिखाई देती है। इन गुप्त शासकों ने भारत में सामंतवादी व्यवस्था का विकास किया और दोस्तों ये सामंतवादी व्यवस्था ही इन गुप्त शासकों के पतन का एक बड़ा कारण बनी। मैंने आपको क्या बताया, किसी क्षेत्र का प्रशासन देखने के लिए एक सामंत की नियुक्ति की जाती थी और यह सामंत का जो पद था वो आनुवांशिक था। इसका परिणाम दोस्तों यह था कि धीरे धीरे जैसे जैसे सामंत मजबूत होता जाता था, आर्थिक और सैनिक शक्ति से जैसे जैसे मजबूत होता जाता था, यह केंद्र के खिलाफ विद्रोह करने लगता था। मैंने आपको बताया स्कंदगुप्त के बाद कोई भी गुप्त शासक ऐसा नहीं हुआ जो अपना प्रभाव इन सामंतों पर जमाकर रख सके। परिणाम यह हुआ कि गुप्त शासक का जो केंद्र था वो जैसे जैसे कमजोर हुआ, ये जो सामंत थे ये गुप्त शासक के खिलाफ ही मुखर होने लगे थे। धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, गुप्त साम्राज्य से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया और अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। दोस्तों मालवा के उत्तर गुप्त,
कन्नौज के मौखरिये, ये कुछ ऐसे ही शासक थे जो पहले गुप्त शासकों के सामंत थे। लेकिन जब गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और इस तरीके से गुप्त साम्राज्य के पतन का ये एक बड़ा कारण बनी। तो दोस्तों दूसरा कारण था सामंतवादी व्यवस्था। एक तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, आर्थिक स्थिति का खराब होना। दोस्तों आप सबको पता है, मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं कि जो गुप्त काल था वो भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में भारत के व्यापार और वाणिज्य में बहुत तीव्र प्रगति हुई, क्योंकि ये गुप्त शासक स्वयं बनिया थे तो इन्होंने व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया। लेकिन दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, ये जो गुप्त साम्राज्य था इसकी भी आय का एक बहुत बड़ा कारण रेशम मार्ग था, सिल्क रूट था, जो चीन से रोम साम्राज्य को जाता था। दोस्तों गुप्त शासन काल के दौरान मध्य एशिया में खानाबदोश और बर्बर हूण जाति का जन्म हुआ और इस हूण जाति ने इस रेशम मार्ग पर अपना अधिकार कर दिया। दोस्तों इस अधिकार का परिणाम यह था कि अब जब भी कोई व्यापारी इस सिल्क रूट से या रेशम मार्ग से रोम के लिए व्यापार करता था तो यह हूण शक्ति उस व्यापारी को लूटने का काम करती थी। धीरे धीरे ये जो रेशम मार्ग था यह एक लूट का मार्ग बन गया और जिसका परिणाम यह हुआ कि व्यापारियों ने अब इस रेशम मार्ग से जाना बंद कर दिया और यह सिल्क रूट बंद हो गया। दोस्तों जब इस सिल्क रूट बंद हुआ तो भारत के व्यापार की भी स्थिति खराब हुई और इसकी पुष्टि स्वयं गुप्त शासकों के सिक्कों से होती है। गुप्त शासन काल के जब आप अंतिम समय के सिक्के उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिक्कों में जो शुद्धता है वो बहुत कम है, यानी उसमें अशुद्धियों को ज्यादा मिलाया गया है, जिससे पता चलता है कि गुप्त शासन काल के दौरान अंतिम समय में आकर के आर्थिक स्थिति खराब हुई। और दोस्तों जब आर्थिक स्थिति खराब हुई तो परिणाम यह हुआ कि यह गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे पतन होता चला गया। तो दोस्तों तीसरा कारण इनकी खराब आर्थिक स्थिति मान सकते हैं या फिर आप रेशम मार्ग का बंद होना भी मान सकते हैं। और दोस्तों चौथा भी एक बहुत बड़ा कारण था जिससे इनकी सामाजिक स्थिति को बहुत क्षति पहुंची। मैंने आपको बताया था कि किसी क्षेत्र का सामंत नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को 3 शर्तों का पूरा करना आवश्यक था, जिनमें एक महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि उस व्यक्ति को अपनी विवाह योग्य पुत्री गुप्त शासक को समर्पित करना पड़ता था। दोस्तों यह गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी बुराई थी। आपको याद होगा जब रामगुप्त शक शासक से युद्ध हार गया, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो शक शासक ने रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी की मांग की। तो इतिहासकार यहां पर यही अनुमान लगाते हैं कि उसका मांग के पीछे कारण यही होगा कि ये गुप्त शासक भी सामंतों से उनकी विवाह योग्य पुत्री की मांग करते थे। दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, यह एक ऐसी मांग थी जिसकी वजह से गुप्त शासक की प्रतिष्ठा समाज में खराब थी। जब तक गुप्त शासक प्रतिभावान थे तब तक यह समाज की बुराई उजागर नहीं हुई। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे गुप्त शासक कमजोर हुए उनकी ये जो सामाजिक बुराई थी ये सामाजिक बुराई उजागर होने लगी। जनता का विश्वास इन गुप्त शासकों से समाप्त होता गया और परिणाम यह हुआ कि इस गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। आप लोग यहां देख सकते हैं। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति के ऊपर और गुप्त साम्राज्य में जो वैज्ञानिक प्रगतियां हुई हैं, आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, वो इसी समय थे। तो इन गुप्त शासकों की जो शासन काल में जो वैज्ञानिक प्रगति हुई उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोस्तों चर्चा करेंगे। दोस्तों
अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आपको जो मैंने प्रश्न पूछा था